नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दो सूचनाएं आपके लिए। एक सूचना तो यह है, ऐप में आपके लिए प्रैक्टिस क्लास टेस्ट डाल दिया है। ठीक है, अब उसमें मौद्रिक नीति के 2 चैप्टर जो लास्ट के थे वो डाल दिए हैं। और आज ये शेयर मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद कल आपको शेयर मार्केट के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना एक बार। अच्छा, 2-3 बातें और हैं। एक तो धर्मेंद्र, तुम्हारा मुझे मैसेज मिलता है डेली। आप मैसेज करते हो कि मतलब हम लेट हो जाते हैं व्हाट्सएप पे डालने के लिए। डेली जो न्यूज़ आपके साथ न्यूज़पेपर के शेयर करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर के, तो धर्मेंद्र वो बेसिकली अगर वहाँ नहीं हो तो टेलीग्राम से ले लिया करो। टेलीग्राम पर भी उसको पोस्ट कर दिया जाता है और टेलीग्राम से पोस्ट करके कई बार व्हाट्सएप पे डालना, या तो हमारे बेसिक उसको स्कीम में रहता नहीं, वो तो डाल दिया जाता है। हमने उसको व्हाट्सएप पे डालने की प्राथमिकता रख रखी है, तो चिंता मत करो। लेकिन व्हाट्सएप में भी अपडेट नहीं होता है ना, तो आप वहाँ से ले लिया करो। मैंने आपको शाम को आपका मैसेज देखा कि सर वो शीट नहीं मिली आज की करंट अफेयर्स की, तो धर्मेंद्र वो शीट तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अच्छा, तीसरी सूचना क्या है कि जिनको भी भैया वो टेस्ट देना है, वो टेस्ट देने के लिए तुमको जो मैंने मैसेज शेयर किया था ऐप का अपना ऐप का नाम क्या है? अभ्युदय। उस ऐप पर आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो वो एक बैच कोड मांगता है आपसे कि साहब किस बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। तो जो हमारा बैच है उसमें अजययाम नाम से, अजययाम मतलब अभ्युदय IAS अजययाम करके बैच है, तो इस अजययाम बैच में आप शामिल हो सकते हो। अच्छा, उसमें क्या रहेगा, वो जब आप बैच कोड डालोगे तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, उसको हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद आप जो भी ऐप में अपने वीडियोस डालेंगे या अन्य जितनी भी सुविधाएं भविष्य में आएंगी उसका आप लाभ ले पाओगे इनिशियली। और इसी के अंतर्गत आप जो देखो, आप जब उस बैच को ओपन करेंगे ना, तो ऊपर कई टैब्स हैं, उन्हीं टैब में से एक टैब मिलेगा आपको टेस्ट का। तो टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बिना एनरोल किए उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे। टेस्ट का मतलब बैच का आप लाभ नहीं ले पाओगे। पढ़ाने का काम तो हम इसमें कर ही देते हैं, लेकिन सपोज़ करो अपने टेस्ट सीरीज़ हो गई, इससे रिलेटेड टेस्ट हो गए, अन्य कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हुए, तो उस बैच में आपको वह चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? देखो, इसमें कुछ छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज रह गई थी शेयर मार्केट में, वह सारी हम देख लेते हैं। चलिए देखो, 3 टर्मिनोलॉजीज देख लो। एक होता है दलाल। पहली बात, ये दलाल होता क्या है इतना तो हमें मालूम है। तुमने कभी दिल्ली में मकान लिया हो या जहाँ पर भी तुम रहते हो मकान खरीदा हो, तो यदि किसी पार्टी, बेचने वाला और ख़रीदने वाले के बीच में एक व्यक्ति होता है जो ये डील पूरी करवाता है कि साहब मैं आपको ये बेचने वाले से मिलवा देता हूँ और आप ख़रीदने वाले को, दोनों का मिलन करवा देता हूँ। तो ये मिलन करवाने वाला कौन है साहब? ये ब्रोकर ही है, जिसको हम दलाल बोलते हैं। शेयर मार्केट में आपको जो भी खरीदारी है, बेचना है अपने शेयर्सों को, वो आप डायरेक्ट कंपनी को नहीं कर सकते। किसके माध्यम से करेंगे? दलाल के माध्यम से करेंगे। दलाल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। देखो, अपने यहाँ पर कुछ टर्म और चलती है इसके लिए। आप तो दलाल ही ध्यान कर लो, शेयर मार्केट में भी इसको दलाल के नाम से जानते हैं। और आप दलाल स्ट्रीट जानते हैं ना, जहाँ पर शेयर मार्केट है उसका नाम ही दलाल स्ट्रीट है। ठीक है। अच्छा, ये दलाल जो होता है ना, शेयर मार्केट में पंजीकृत सदस्य होता है। और पंजीकृत कहाँ पर होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसा नहीं कोई भी अरगरा उठ के दलाल बन जाएगा ना, पंजीकृत सदस्य होगा, बाकायदा आपने उसके लिए पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी, तभी आपको वहाँ पर ब्रोकर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। समझ गए? और ये जो बीच में आप सभी जानते हैं कमाई के लिए दलाली लेता है, जिसको हम कमीशन भी बोलते हैं और बट्टा भी बोलते हैं। ये तीनों नाम मैंने क्यों लिखे? क्योंकि भैया कोई स्टेटमेंट में बट्टा लिखा आ गया तो आप कहेंगे दलाल तो केवल दलाली लेता है या कमीशन लेता है, बट्टा तो नहीं लेता। तो भैया बट्टा भी एक टर्म है जो दलाल अपने लाभ के लिए या अपनी आय के लिए बीच में जो कमीशन जिसको हम बोलते हैं काटता है, उसको बट्टा भी कहते हैं। स्पष्ट है? दूसरा, जॉबर। क्या? जॉबर। अच्छा, इसका हिंदी में बड़ा प्यारा सा नाम है, तरावनी वाला। क्या? तरावनी वाला। देखो, जैसे कंपनीज में होता है ना, ये सब जॉबर प्रोवाइडर है, स्पेशली जॉब प्रोवाइड करवाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो ये जॉबर वही है। ये जॉबर क्या है? दलालों का दलाल है। क्या? दलालों का दलाल है। देखो, आप किसको बोलोगे दलालों का दलाल? आप उसी को तो बोलोगे।
आप बोल के देखो साहब ये तो किसानों में किसान है, आप इसलिए बोल रहे हो कि उसने उस किसानी में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। तो ये टीचरों में टीचर है, जैसे वो विकास जी कौन है, टीचरों में टीचर हैं। ये आपके मन से जब भी भाव आएंगे, जब मेरी किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी या मेरा आपसे कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत बेहतर होगा, समझ गए। तो ये जॉबर क्या होता है, दलालों का दलाल होता है। और दलालों को दलाल हम इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कुछ फील्ड में अपनी विशेषज्ञता रखता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं टाटा में अपनी जॉब कर रहा था तो हमारे वहाँ पर टाटा के शेयर्स के लिए बात आई थी। एक्चुअली क्या था कि टाटा में एक कंपनी आई थी डोकोमो करके, दोनों ने मिलकर अपना जॉइंट वेंचर से यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन का काम चालू किया था। तो मैं जैसे राजस्थान में एक क्षेत्र देखता था, तो उसमें जब वो और हमारी अपॉइंटमेंट हो गई थी टाटा डोकोमो लॉन्च होने से 1.5 साल पहले, मतलब 1.5 साल बाद इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन हमें अपॉइंट पहले ही कर दिया था। अब उस समय मेरे जो अधिकारी थे दिल्ली बैठते थे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि विकास एक काम करना भाई, अपने टाटा के शेयर्स ले लेना, 1 साल के लिए रख लेना टेली कम्युनिकेशन के, क्योंकि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे ना तो आपको 20 से 25% का एटलीस्ट मुनाफा मिल जाएगा। तो मैंने कहा सर ये आपको किसने बताया, हाँ किसने बताया। तो बोला यार ये बेसिक मेरी वो बातचीत हुई है, किससे हुई है। उन्होंने उसमें एक जॉबर का नाम लिया था, क्या बोला था, ये जॉबर की डिटेल्स हैं। उन्होंने मेरे से बोला था जॉबर की डिटेल्स है। उस समय मुझे जॉबर के बारे में इतना आइडिया नहीं था। देखो वो जॉबर वहाँ पर आज यहाँ काम आ गया। तो वो कौन था, वो टेली कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी फील्ड के शेयर्स में वो बड़ा स्पेशलिस्ट आदमी था। तो उसने स्पष्ट बोला था कि देखो साहब आप अपने कंपनी में ये शेयर्स ले लो। तो उस समय हमने टाटा के शेयर्स ले लिए थे। आज भी मेरे पास शेयर्स हैं, उसमें से आधे शेयर्स मैंने बीच में बेच दिए थे, लेकिन इसने मुझे खूब लाभ दिया था। तो जॉबर कौन हो गया, दलालों का दलाल हो गया। ये क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है और ख़ास प्रतिभूतियों में अपनी विशेषज्ञता रखता है। 3 करोड़ से ऊपर की जो शेयर पूंजी वाली कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में, उन्हीं के लिए भैया ये जॉबर नियुक्त करना तो अनिवार्य होता है। क्या, 3 करोड़ से अधिक शेयर पूंजी वाले जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स होंगे वह बाजार निर्माता नियुक्त करना उसके लिए अनिवार्य होता है। ये जो जॉबर है ना, इसको बाजार निर्माता भी बोलते हैं। यही बाजार निर्माता अपने मार्केट मेकर के रूप में भी जाना जाता है, समझ गए ना। अब ये क्या, दोनों बड़ी सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, क्या बड़ी सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। अब बस इसमें इतना सा फ़र्क है, एक हमारा लंदन में स्टॉक मार्केट है, एक अपना न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट कर लो, ठीक है। लंदन में इसको मार्केट मेकर बोलते हैं और वहाँ अपने यूएस से न्यूयॉर्क में इसको जॉबर बोलते हैं। इतना सा फ़र्क है, समझ गए। लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी को बेसिकली हम भारत के कंटेक्स्ट में समझते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस करके लेके चलते हैं, समझ गए। न्यूयॉर्क में इसी को जॉबर बोलते हैं और लंदन में इसी को मार्केट मेकर बोलते हैं। अच्छा, मार्केट मेकर भी देख लो फिर साथ साथ। देखो मार्केट मेकर क्या करता है, ये जैसे कि मैं अगर मार्केट मेकर हूँ तो मैं ही क्या करता हूँ, किसी भी सामान को खरीदता हूँ और मैं ही बेचता हूँ। खरीदने वाला भी मैं और बेचने वाला भी मैं, समझ गए। मतलब कि सपोज करो, और एक ही समय पर जब खरीद रहा हूँ और जब बेच रहा हूँ, तभी खरीदने के और बेचने के दोनों दाम तय कर देता हूँ। ये स्टॉक मार्केट में होता है, उसको इसी तरीके से समझना। इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है उसके अंदर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसको अपना भविष्य सिविल सर्विस की तैयारी के अलावा यदि आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य बनाने की सोचते हैं तो इसके आगे की आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। मतलब कौन होता है मार्केट मेकर। सपोज करो 10 बजे मैंने क्या किया, एक शेयर खरीदा, 1 रुपये का शेयर खरीदा, और 10 बजे ही 10:10 पे मैंने उस शेयर को 1.110 ₹1.10 में बेच दिया। ये सारे एक ही समय हो रहा है काम। कब हो रहा है, एक ही टाइम पर हो रहा है ये काम। मार्केट मेकर क्या करता है, खरीद बिक्री एक साथ करता है और एक ही समय पे कर देता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, OTCI, ये अपने ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसमें केवल जो मध्यस्थता का रोल अपनाता है या जो वहाँ पर ब्रोकर काम करता है वो कौन होता है, ये मार्केट मेकर ही होता है, उसको बाजार निर्माता ही बोलते हैं। केवल मार्केट मेकर को ही मध्यस्थता की अनुमति प्राप्त है, कहाँ पर, OTCEI में, ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, है ना। ये अपने भारत का एक्सचेंज होता है। OTCI के अंतर्गत यदि कोई दलाल होगा तो कौन होगा, ये मार्केट मेकर ही होगा। 3 टर्मिनोलॉजी क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले टर्म देखते हैं, स्क्रिप्ट शेयर। क्या है स्क्रिप्ट शेयर। देखो हम कई बार कहते हैं ना साहब बड़ा स्क्रैप इकट्ठा हो गया, कहते हैं ना कि साहब बड़ा कबाड़ इकट्ठा हो गया। देखो मैं आपको इसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको आप रिलेट कर लें इन शब्दों से
क्या है कि इन शब्दों को हम हमारे व्यवहार में तो काम में लेते नहीं हैं, तो याद करने का यही तरीका है जो मैं आपके साथ इन शेयरों को जिस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसका नाम है स्क्रिप्ट शेयर। स्क्रिप्ट शेयर से हम जैसे सोचो कि सब घर में जो स्क्रैप पड़ा हुआ होता है, जो कोई काम का नहीं होता ना, औने पौने दाम में कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो इसी तरीके से देखो, लेकिन ये औने पौने दामों से इसको रिलेट मत कर लेना। आपको एक रिलेशन बन जाए, आपके दिमाग में एक कहीं पर ये फिट हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ औने पौने दामों से या पुराने चीज़ें कोई सामान पड़ा है। ये स्क्रैप टर्म जो है इसको पकड़ के मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कौन से हैं? स्क्रिप्ट शेयर। क्या? स्क्रिप्ट शेयर, जिसको मैंने जोड़ा स्क्रैप से। ये दोस्तों पुराने शेयर जो आपके धारक होते हैं, जैसे मैं भैया कोई पुराना शेयर धारक हूँ और कंपनी यदि मुझे केवल पुराने शेयर धारकों को ही कुछ शेयर्स प्रोवाइड करवाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट शेयर्स बोलते हैं। और इसीलिए भैया आप पुराने शेयर धारकों को बिना कोई राशि लिए ये प्रोवाइड कराते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर भी बोलते हैं। समझ गए? अगला स्वेट शेयर। स्क्रिप्ट शेयर जैसे होता है ऐसे स्वेट शेयर। स्वेट शेयर क्या होता है? बहुत स्वेट करके आ रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत करी है मैंने, तो जिसने पसीना बहाया है उनको क्या देते हैं? स्वेट शेयर देते हैं। देखो ये भी मैं रिलेशन बना के आपको बता रहा हूँ। वैसे संभवतः स्वेट से इसका आशय यही है। ये स्वेट शेयर क्या होते हैं? ये दोस्तों कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, और उन एम्प्लॉयज़ को देती हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और सामान्यतः उच्च पदों पर होते हैं। मतलब अपर लेवल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके, उनको कौन से शेयर ये इशू कर देती है? स्वेट शेयर देती है। समझ गए? और इसका कोई शुल्क भी नहीं लेती है। जैसे गूगल के सुंदर पिचई जी हैं, 200 करोड़ के शेयर उनको दे दिए, अच्छा काम कर रहे हैं, उच्च लेवल पे हैं। या उनके नीचे जो भी मैनेजर्स लेवल पर एम्प्लॉय हैं उनको ये इन्होंने स्वेट शेयर दे दिए। सामान्यतः उच्च कर्मचारी को दिए जाते हैं। 99% ये जो उच्च स्तरीय कार्मिक होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। स्क्रिप्ट शेयर हो गया, स्वेट शेयर हो गया, और दोनों में ही आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तीसरी शब्दावली देखो मेरे प्यारे दोस्तों, रोलिंग सेटलमेंट। क्या है? रोलिंग सेटलमेंट। सेटलमेंट को पकड़ लेना। क्या? सेटलमेंट कि सेटलमेंट कर दिया। दो पक्ष झगड़ रहे थे तो उनसे बोला भैया उनका तो अब सेटलमेंट कराया, मैं उनका झगड़ा ख़त्म कर दिया। तो ये जो सेटलमेंट है, ये आपने जो व्यापार किया है, जो सामान खरीदा है और जिसने बेचा है, वह इस सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। और ये रोलिंग सेटलमेंट क्या बोलता है? इसको T+2 और T+1 से हम डिनोट करते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। T से क्यों? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग +1 का मतलब ये कि भैया आज मैंने ट्रेडिंग करी है तो +1, एक दिन उसके आगे के ट्रेडिंग के अगले दिन तक हर हाल में आपको सामान बेच के, मतलब सामान उसके जिसने भी खरीदा है उसके पास पहुंच जाए और उसकी राशि जिसने बेची है उसके पास पहुंच जाए। ये T+1 के अंतर्गत हर हाल में हो जाना चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों? ये ट्रेडिंग के 5-5, 7-7 दिन तक आपके शेयर ट्रांसफ़र ही नहीं होते थे। पैसे तो कट जाते थे लेकिन आपके शेयर ट्रांसफ़र होने में 4-5 दिन लगा दिया करते थे। ये समझ गए? तो ये और आपके शेयर जब तक नहीं आएंगे आप दोबारा रीसेल नहीं कर सकते। और इसमें तो क्या हो गया? अब T+1 और T+2 कर दिया। हमारे शेयर मार्केट में T+2 अभी भी चलता है कि ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के अंतर्गत तो हर हाल में आपके जो भी लेन देन है सब समाप्त हो जाएगा। समझ गए? और ये स्टॉक मार्केट में निपटारे की व्यवस्था है। स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री जो हम करते हैं उसकी निपटारे की व्यवस्था है। सामान्यतः हम इसको T+2 और T+1 से, सामान्यतः क्या T+2 और T+1 से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, आगे बदला। यदि आपने T+2 या ट्रेडिंग प्लस अगले 2 दिन या ट्रेडिंग प्लस अगले 1 दिन में मुझे मेरे शेयर्स नहीं दिए जो मैंने आपसे खरीदे, तो क्या होगा? तो मैं बदला लूँगा आपसे। क्या लूँगा? मैं बदला लूँगा। कैसे बदला लूँगा? अब मैं आपसे विलंब जो आपने किया उसकी मांग करूँगा, विलंबन की मांग करूँगा। किसकी? विलंबन की मांग करूँगा। और किससे करूँगा? स्टॉक के खरीदार द्वारा करूँगा। क्या? स्टॉक के खरीदार द्वारा करूँगा। समझ गए? पश्चिमी अर्थव्यवस्था में इसको कैंटेंगो के नाम से भी जानते हैं। इतनी ही जानकारी आप सभी के लिए अभी पर्याप्त है। समझ गए? लेकिन इनकी वर्ड्स को मत भूलना दोस्तों। ये बदला कौन होता है भैया? जो विलंबन की मांग करता है। विलंबन की मांग कौन करता है? स्टॉक के खरीदार। या यूँ लिख लेना कि शेयर बाजार में स्टॉक के खरीदार द्वारा विलंबन की मांग को ही हम क्या बोलते हैं? बदला बोलते हैं। समझ गए? और पश्चिमी अर्थव्यवस्था में इसको कैंटेंगो बोलते हैं। एक लाइन ये भी लिख देना। 4 टर्मिनोलॉजी और हो गई। देखो, इसको मैं इसीलिए आपको रिलेशन लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे दिमाग में कहीं भी ये सेट बैठ जाए एक बार,
क्योंकि आप रोज़मर्रा में तो काम में लेती नहीं है। ये लोकतंत्र या इसको बोल लीजिए आपके रूल ऑफ लॉ या आपके जुडिशरी का ये सेपरेशन ऑफ लॉ, इससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं जो हम बार बार इसको काम में लेते हो। ये तो कोई छठे चौमा से एक बार सुनने को मिलेगा, तो भूल नहीं जाओ। तो बदला का ध्यान कर रखना, आप बदला लेना पड़ेगा ना, जो अगर टाइम पे आपको शेयर्स नहीं मिले तो, समझ गए। और आप फिर क्या करोगे, जो स्टॉक का खरीदार है वो ये क्लेम करता है, विलंबनकारी की मांग करता है। अन्य शब्दावली भी देख लेते हैं। देखो हमने बदला समझा, ऐसे ही ये तो बदला किसने लिया था कि जिसने खरीदा था उसको टाइम पर स्टॉक नहीं मिले। अच्छा इसका उल्टा हो जाए तो, उल्टा कैसे हो जाए कि मैंने आपको सामान बेचा और आपने मुझे समय पे पैसा नहीं दिया, तो उसी को बोलेंगे औंधा बदला। ये बदला कैसा हो जाएगा, औंधा। कैसा बदला हो जाएगा, रिवर्स। इसी का एक नाम और है बैकवर्डेशन। अच्छा भैया राहुल ध्यान रखना, देखो अंग्रेजी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे, मतलब मैं सुधारने का प्रयास करूँगा लिखने में, लेकिन ये ऐसे ही रहेगी, तुम सुन लेना है ना। क्या होता है कि जब फ्लो में चलता है ना तो फिर वो कर्सिव हैंड राइटिंग बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी प्रयास करेंगे ठीक करने के ना। अच्छा समझ गए ना, ये तो क्या रिवर्स बदला भी बोलते हैं इसको, बैकवर्डेशन भी बोलते हैं। क्या हो गया ये औंधा बदला। अब इसको देख लो भैया, ये कह रहे हैं कि स्टॉक कारोबार के विलंबन होने पर इसकी मांग कौन करता है, स्टॉक विक्रेता जब करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, औंधा बदला बोलते हैं। कैसा बदला कर रहे हैं, औंधा बदला कर रहे हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देख लो, फ्यूचर के बारे में बहुत बातचीत हो चुकी है। तुम सबका फ्यूचर उज्जवल है। यदि तुमने जो सोचा डेली वो काम उतना कर लिया तो तुम पक्का मानना सबके सब अधिकारी बन जाओगे। फ्यूचर मतलब क्या होता है, यदि शेयर के भविष्य के मूल्य पर बोली लगती है कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, मतलब कि भविष्य पर आप तय कर देते हो किसी भी शेयर का मूल्य। अब ध्यान रखो, जब भी आप भविष्य में तय करोगे ना तो ऐसे वेग तरीके से तय नहीं करते कि साहब 1 महीने बाद बेचूंगा, नहीं, आपको डेट बतानी पड़ेगी, वह तिथि बतानी पड़ेगी। और ये तिथि भी जिस समय आप ये वायदा करेंगे ना, मतलब जिस समय भी आप ये भविष्य की बोली लगाएंगे उसी दिन तय हो जाएगी कि आज से ठीक 10 दिन बाद, मतलब कि 21 तारीख को, 20 तारीख को मैं ये शेयर क्या करने वाला हूँ, बेचने या खरीदने वाला हूँ। समझ गए फ्यूचर क्या होता है। ऐसी एक शब्द आता है न्यासी, डिपोजिटरी। अच्छा डिपोजिटरी क्या होता है, जैसे डिपॉजिट होता है ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, ऐसी एक डिपोजिटरी होती है। इसमें यदि ORY लग गया तो इसको हम न्यासी बोलते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी में ध्यान रखना डिपोजिटरी। अच्छा डिपोजिटरी में क्या होता है, ये एक व्यवस्था थी जो 1996 में चालू करी गई थी। अच्छा मैंने आपको बताया था 1996 मतलब पहले क्या हुआ करता था, जैसे हमारा सर्टिफिकेट आता है ना 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, इस प्रकार के सर्टिफिकेट पहले मिला करते थे शेयरों के बदले में, समझ गए। और उनको बड़े जान से भी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता था, कहीं आग लग गई, खो गए तो यूँ समझो गए हो तो पानी में गए। क्योंकि भैया नए शेयर बनवाना वो ऐसा विकट, ऐसा जटिल प्रोसेस था कि आदमी थक जाता था उसको। मतलब एक बार वो प्रमाण पत्र खोए तो समझ लो आपके पैसे डूब गए, पैसे खो गए, ये स्थिति हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1996 में ये जो कागज़ थे, मतलब जो शेयरों के आपको प्रमाण पत्र मिले हुए थे, इस प्रमाण पत्र को क्या कर दिया भैया, कागज रहित कर दिया। अब जब मैं शेयर खरीदूंगा तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला करेगा, मेरा एक नंबर होगा, वो नंबर जैसे अकाउंट नंबर होता है ऐसे इस प्रकार का नंबर बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कागज रहित करना, मतलब शेयरों का अभौतिकीकरण करना। भौतिक समाज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस भौतिक चीज को हमने क्या बना दिया, अभौतिक बना दिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो मेटरलाइज्ड है उसको क्या कर दिया, डीमेटरलाइज कर दिया। समझ गए। ये जो शेयरों का प्रमाण पत्र था ये मेटरल फॉर्म में था, भौतिक फॉर्म में था, समझ गए। इसको क्या बना दिया, डीमेटरलाइज कर दिया, इसलिए डीमेटरलाइज बोलते हैं इसको, कागज रहित कर देना। शेयरों का अभौतिकीकरण करना ही आपका ये डिपॉजिटरी का काम था। और जो हमने शेयरों का जो अभौतिकीकरण किया, तो भैया तुमने इसको सेव करके कहाँ रखा, कहीं तो कोई अकाउंट कहीं खुलवाया होगा। जैसे मेरा अकाउंट SBI बैंक में है या अन्य किसी बैंक में है, तो जो अकाउंट नंबर कहीं ना कहीं तो है ना किसी बैंक में। तो इसी तरीके से भैया ये शेयरों के अगेंस्ट में जो आपको नंबर दिया था और या जिस अकाउंट नंबर दिया गया था उसको हम बोलते हैं आज के समय में डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीमेटरलाइज अकाउंट। उसके अंदर ही आप जो भी शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, इस डीमैट अकाउंट के अंदर ही सारा लेन देन होता है। अच्छा ये डीमैट अकाउंट कौन से बैंक में होते हैं फिर, देखो हमारे सरकारी 2 कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां जिसको हम बोलते हैं NSDL और CDSL। NSDL क्या होता है, N से नेशनल, S से सिक्योरिटी, D से डिपोजिटरी और L से लिमिटेड, NSDL। CDSL क्या होता है, सेंटर डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये 2 कंपनी है जिसके अंतर्गत आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कौन सा, डीमैट, इसमें खुलवाओ चाहे इसमें खुलवाओ, दोनों में किसी में भी खुलवा सकते हो, समझ गए।
इसी तरीके से एक होती है दोस्तों NSCC, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। ये भी 1996 में इसके साथ ही खुली थी, समझ गए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें क्या होता है कि ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब ध्यान करो कुछ क्लियरिंग कर रहे हैं, जैसे चेक क्लियर होता है ना बैंक में, मैंने आपको चेक दिया, आप जब बैंक में जाके क्या बोलते हैं, साहब मैंने चेक क्लियर करवाया, तो आप मुझे फ़ोन करके क्या बोलेंगे, सर आपका चेक क्लियर हो गया जो आपने हमें चेक दिया था, समझ गए, मतलब कि वो चेक पास हो गया। ऐसे ही ये क्या करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है, ये भैया जब खरीदने और बेचने वाले जो होते हैं ना, उनको एक तरीके से विश्वास दिलाता है कि तुम ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, ये ट्रांजैक्शन जो भी कारोबार कर रहे हो भैया पक्का सफल हो जाएगा, चिंता मत करो। ये जो हमने सिस्टम बना रखा है ना, इस पर भरोसा पैदा करने के लिए NSCC बनाया गया था, और भरोसा पैदा करना भी और सिस्टम को फ्लो में लेके आने के लिए भी। ये क्या करता है भैया, दोनों पक्षों के जोखिमों को वहन करता है। वो क्या बोलता है, भैया हम जोखिम ले रहे हैं कि इसको कैसे ट्रांसफ़र करना, आपको शेयर कब देना, ये सारे काम हम आपको करके दे रहे हैं, समझ गए। और ये दोनों को जोखिम वहन करता है, और क्या बोलता है कि आपको जो कारोबार कर रहे हैं उसको निपटाने में, जो निपटारे में परिवर्तित होने की गारंटी हम देंगे। जब आपने खरीदा तो आपको भैया सामान मिल गया, आपने बेचा तो आपको पैसा मिल गया। ये काम करने की गारंटी कौन दे रहा है, NSCC दे रहा है। अभी अखबार में कोई टर्म आ जाएगा तो समझ जाओगे ना कि विकास जी ने हमें बता दिया था, चारों समझ जाओगे ना, औंधा बदला, फ्यूचर, न्यासी, डिपॉजिटरी के हिसाब से ध्यान रखना। और ये अगर नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, किसी को स्पेलिंग ध्यान नहीं आया तो मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, यदि मेरी प्रोनाउंसिएशन तुम्हें समझ में आती है तो भैया उसको दोबारा सुन लेना और लिख लेना, समझ गए, ठीक है राहुल। अच्छा वो क्या था, हाँ रजनीश जी तुम्हारा मैसेज मिल गया था कि तुमने तुरंत ही वो अटैम्प्ट कर लिए थे, जो टेस्ट सीरीज़ डाली थी या जो अपने क्लास टेस्ट रिवीजन टेस्ट डाले थे, आपका मैसेज देख लिया था मैंने तुरंत ही कि आपने वो अटैम्प्ट कर लिया, बहुत सुंदर। आगे देख लेते हैं अब। अच्छा उसमें रजनीश जी ने मुझे बताया था कि जो सेकंड था उसमें तो सारे के सारे सही थे, शायद फर्स्ट जो क्लास जो टेस्ट था रिवीजन का उसमें शायद तुम्हारा एक ही गलत हुआ था, यही बोला था ना, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। यदि आपने नहीं देखा या पुनः रिवीजन नहीं किया, मतलब रिवीजन इन द सेंस कि क्वेश्चन सामने होता है, एक बार देख लेते हैं ना भैया क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपने वो सब नहीं किया रजनीश जी, तो मुझे बहुत संतोष है आपके इस रिजल्ट से, और देखना इसका डेफिनेटली आपको लाभ मिलने वाला है। अगले 4 टर्म और देख लेते हैं, चारों बड़े अच्छे टर्म हैं, इनको तो अच्छे से समझ लेना, इन चारों टर्म को ही तो कई जगह काम आने वाले हैं आपके। आज गर्मी बहुत है दोस्तों, ठीक है। देखो ये है अगला डी म्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअलाइजेशन क्या होता है कि आपके मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे हैं, जब उसके आगे DE लग जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। क्या अब हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं? देखो शब्दों को पकड़ो, उससे क्या रहेगा, आपको ये शब्द याद रह जाएंगे। मैंने अभी पहले भी आपसे क्या कहा था, इन शब्दों के साथ विडंबना क्या है कि हम इनको रोज़मर्रा पढ़ाई लिखाई में काम में नहीं लेते हैं, समझ गए। डी म्यूचुअलाइजेशन देखो हिंदी में कितना अच्छा बता रखा है, असहोपकारी, मतलब कि जो कहते हैं ना उपकार, उसके साथ असह जोड़ लिया, जैसे असहयोग होता है ना, तो असहोपकारीकरण। अब ये मैंने तो क्या भैया किताब में से यूँ कहीं देखा है शब्द, तो मुझे ये इसका एग्जैक्टली तो नहीं लगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि गूगल ट्रांसलेशन किया है। पर आपको क्या याद रखना है, डी म्यूचुअलाइजेशन याद रखना है। ये 2002 में व्यवस्था स्टार्ट की गई थी दोस्तों। ये स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसके अंदर जो स्वामित्व प्रबंधन रखते हैं, जो दलाल होते हैं, उसमें क्या कर रखा है, आपको ये जो शेयर मार्केट में आपको दलाल के रूप में आपसे संबंध विच्छेद करवा रखा है। कैसे? जैसे कि सपोज करो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में दलाल की भूमिका में नहीं आ सकते, समझ गए ना, कोई प्रबंधन और स्वामित्व की भूमिका में नहीं आ सकते। उनको क्या कर रखा है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उचित पोस्ट पर हैं, लेकिन आपको जो कार्य जो हो रहे हैं शेयर मार्केट में, इनसे अपने आप को, मतलब इसमें आप इंडल्ज नहीं हो सकते, समझ गए। खरीद बेच में इंडल्ज नहीं हो सकते कि आप कोई वहाँ कोई ब्रोकर कंपनी का स्वामित्व रखते हो, समझ गए, या आप कोई मैनेजमेंट ही कर रहे हो, या आप वहाँ पर ब्रोकर के रूप में लिस्टेड हो, आप ये नहीं काम नहीं कर सकते, समझ गए। मतलब संबंध विच्छेद करने का प्रावधान है जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, समझ गए। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर लिए, इसलिए डी म्यूचुअलाइजेशन करके शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल और इश्यूड कैपिटल, ये तीनों समझ लेना। इस भाषा पे बात पे जाएंगे। अब मेरी एक बार बात सुन लो, देखो ये एग्जाम्पल से समझ में आने वाली चीज़ें जो तीनों, बड़ा सरल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि साहब विकास जी की समोसा बनाने की क्या है फैक्ट्री है, समझ गए,
कंपनी है अपनी समोसा बनाने की, इसका नाम कर देते हैं वी समोसा कंपनी। समझ गए। अब मैंने क्या किया भैया, शेयर निकाले मेरे कंपनी में, समझ गए, शेयर निकाले मैंने, समझ गए। तो कंपनी ने बोला, मैंने मतलब शेयर मार्केट में बोला कि साहब मुझे तो एक काम करो, मेरे समोसे बहुत अच्छे हैं, मैं तो एक साथ पूरे भारत देश में भर दूंगा दुकानें और समोसे बेचूंगा, मेरे को आप 1000 करोड़ रुपए के शेयर निकालने की अनुमति दे दें। तो क्या मुझे 1000 करोड़ की शेयर निकालने की अनुमति मिल जाएगी, जिसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। वो भैया मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे, अरे भैया इनकी दुकान में इतनी कुव्वत है क्या, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है क्या, ऐसी थोड़ी मुंह उठा के कोई कुछ भी मांग लेता है कि इतने करोड़ रुपए का IPO निकाल दो ना। ये जो तय होता है, ये शेयर जारी करने की किसी कंपनी की जो ऊपरी सीमा होती है, हम उसी को क्या बोलते हैं, अधिकृत पूंजी या ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। समझ गए। देखो अखबार में कई बार लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना कि किसी कंपनी के ऑथराइज कैपिटल बताते हैं कि साहब इसकी 10,000 करोड़ है, मतलब क्या हो गया कि 10,000 करोड़ रुपए तक का ये शेयर जारी कर सकते हैं। समझ गए। अब सपोज करो अपने समोसा बनाने की कंपनी है और हमको तो 1000 करोड़ की बोली उनने कि तुम 1000 करोड़ रुपए तक के शेयर जारी कर सकते हो, मतलब IPO निकाल सकते हो, है ना। ये लो साहब, ये तो क्या हो गई, मेरी ऑथराइज कैपिटल हो गई। इससे ऊपर 1000 से ऊपर एक पैसा भी मैं नया शेयर या IPO निकालने के लिए जारी नहीं कर सकता। ठीक है साहब। उसके बाद आ गई देय पूंजी, जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है साहब, ये ऑथराइज कैपिटल का, देखो ध्यान से सुन लेना एक बार, ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त कर दी जाती है। मतलब कि 1000 करोड़ की मेरे पास अनुमति थी। अच्छा, मैंने बाजार में कितने शेयर निकाले, मैंने 100 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए या IPO निकाले। समझ गए कि भैया 100 करोड़ रुपए दे दो, मुझे दुकान खोलनी है समोसे की पूरे भारतवर्ष में। कितने रुपए के निकाले, 100 करोड़ रुपए के। और ऑथराइज कैपिटल कितनी है मेरी, 1000 करोड़। कितने प्रतिशत निकाले मैंने, 10% निकाले। 10% मैंने शेयर जारी कर दिए। समझ गए साहब। ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त की जाती है। समझ गए, शेयर जारी करके प्राप्त की जाती है, ये मैंने निकाल दिए। आगे देख लो। अब है अभिदत्त पूंजी, इश्यूड कैपिटल। एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर इससे मैं जोड़ दूंगा आपको। पूंजी की वह मात्रा जिसे कंपनी द्वारा शेयरों की बिक्री से प्राप्त करने की घोषणा की जाती है। समझ गए, प्राप्त करने की घोषणा की जाती है। क्या, प्राप्त करने की घोषणा की जाती है। सपोज करो 1000 करोड़ मेरी ऑथराइज कैपिटल है, मैंने क्या किया, 150 करोड़ रुपए निकाल दिए कि साहब 150 करोड़ रुपए का IPO निकाल दिया, शेयर निकाल दिया। समझ गए। ये मैंने घोषणा करी थी, शेयरों की बिक्री की घोषणा कितनी करी थी, 150 करोड़ रुपए के शेयर्स मैंने बिक्री करने के लिए बाहर निकाल दिए। अब मुझे बताओ, ये जो देय पूंजी है, देय पूंजी कितनी है, 100 करोड़। मतलब कि मैंने निकालने कितने थे, 150 करोड़, और मिले कितने हैं मुझे, 100 करोड़ रुपए। जितने प्राप्त होते हैं वह तो हमारी क्या कहलाती है, पेड अप कैपिटल कहलाती है। और जितनी हमारी इश्यूड कैपिटल क्या कहलाती है, जितनी भैया हमने घोषणा करी है निकालने के लिए, क्या, जितनी हमने घोषणा करी है 150 करोड़ रुपए निकालने की। समझ गए। और कई बार क्या होता है कि इश्यूड कैपिटल से पेड अप कैपिटल ज़्यादा आ जाती है। समझ गए। तब क्या होता है, जिसने 10 शेयर मांगे हैं उसको 5 दे दी जाते हैं, और सबको 5-5 करके जो एक्स्ट्रा निवेशक आ जाते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा बांट दिए जाते हैं। सपोज करो मैंने फॉर्म निकाला कि सब भैया मेरे कंपनी में निवेश करो, एक व्यक्ति को मैं 10 शेयर दूंगा, वो फॉर्म में लिखा हुआ होता है। सपोज करो मेरे पास 100 की जगह 200 आदमी आ गए, दुगना आ गए, तो मैं क्या करूंगा, सबको बोलूंगा भैया मैं सबको अपने कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा, लेकिन जो मैंने पहले आपको 10 शेयर देने की बात करी थी, अब मेरे पास दुगने निवेशक आ गए, इसलिए मैं सबको 5-5 ही शेयर दूंगा, मतलब आधे शेयर से दूंगा। ये भी हो जाता है। तो क्या हो गया, इश्यूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल आपकी इक्वल हो गई। समझ गए। किताबी ले लेना भैया, ज्ञान अच्छे से ही। ऑथराइज कैपिटल, जितनी आप ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा कितनी आप शेयर जारी कर सकते हो। और पेड अप कैपिटल आपकी होगी भी जितनी आपने प्राप्त करी। और इश्यूड कैपिटल का मतलब है कितनी आपने इश्यू करी, घोषणा कितनी करी। समझ गए। क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, तुरंत आपको जवाब देंगे अगली क्लास में। अगली और देख लेते हैं। चलिए 4 टर्म और देख लेते हैं बच्चों ही। बियर एंड बुल। अच्छा, बियर मतलब भालू और बुल मतलब हो गया भैया सांड। समझ गए। आपने शेयर मार्केट कभी मुंबई जाएंगे, दलाल स्ट्रीट पे जाना,
तो आपको वहाँ मार्केट के बाहर एक आकृति देखने को मिलेगी, किसकी? बुल की। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आगे भी एक बुल की आकृति है, समझ गए? बुल, एक बड़ा सा बुल बना रखा है, किसका? मेटल का बना रखा है। तो उसका क्या आशय है भैया, क्या उससे अर्थ निकलता है बुल से? बुल जो होता है ना, ताकत दिखा रहे हैं बुल की। कभी भी अखबार में देखना, शेयर मार्केट जो ऊपर जाता है ना, तो अखबार की हेडिंग में एक बुल की चित्र भी आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाते हैं? उसका तात्पर्य होता है कि भैया जो शेयर मार्केट है, इसने एकदम से बहुत ग्रोथ पकड़ी, मतलब ऊंचाइयों पे गया शेयर मार्केट ऊंचाई पे गया उस पर्टिकुलर दिन। अच्छा, यदि अगर भालू की तस्वीर आ जाए तो अखबार में, उसका मतलब क्या होगा कि शेयर मार्केट गिर गया। जब भी देखना कोई हेडिंग आती है ना अखबार में, शेयर मार्केट टूटा, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम, तो उसमें आपको भालू जी दिखाई देंगे और भालू ऐसे पकड़े हुए बैठे दिखेंगे आपको, किसको? शेयर मार्केट हो। कई बार आपको देखने को मिला होगा, ध्यान करना। तो भालू को अगर शक्ल दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? शेयर मार्केट टूटा है, अंकों में गिरावट आई है। और यदि बुल की आपको फोटो दिख जाए तो उसका तात्पर्य क्या होगा? शेयर मार्केट बढ़ा है, समझ गए? यही बात होता है। इनको हम हमारी भाषा में बोलते हैं मंदड़िए और तेजड़िए। इनको हम भालू और सांड नहीं बोलते हैं, एक शब्द काम में लेते हैं मार्केट में, मंदड़िए और तेजड़िए। अच्छा, बियर मैंने आपको क्या बताया? भालू जो है वो दिखते ही मतलब क्या? शेयर मार्केट टूटा, अंकों में गिरावट आई, मतलब कि ये क्या हुआ? मंदड़िया, मतलब कि मंदी आ रही है शेयरों में या मार्केट में मंदी आ रही है। मंदड़िया जब भी भैया सक्रिय होते हैं तब क्या होता है? मार्केट नीचे गिरता है। अच्छा, इसमें जो कीवर्ड है उसको पकड़ के चलना। ये जो मैंने आपसे सारी बातें करी ना, यदि ये कीवर्ड नहीं पकड़ा तो हमारा ये उत्तर गलत हो जाएगा। ये क्या होती है? एक सोच होती है, समझ गए? अफवाह जो होती है ना, एक तरीके से उससे आप रेट कर सकते हो। ये मार्केट की सोच बन जाती है, स्पेकुलेशन बन जाता है कि देखो अब आने वाला बाजार ग्रोथ करने वाला है। सपोज करो कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट आ रही है, इस सोच से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। ब्रोकर, दलाल, व्यक्ति। अच्छा, ये ध्यान रखना, मंदड़ी और तेजड़ी कौन होते हैं? व्यक्ति और दलाल होते हैं। कोई आदमी भी हो सकता है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, समझ गए? ये क्या करते हैं? इसी सोच को लेकर जब मार्केट में निवेश एकदम से बढ़ाते हैं, शेयरों की खरीद बिक्री बढ़ती है, तो भैया इसी को क्या बोलते हैं? मंदड़िया, मतलब कि तेजड़िया, तेजी आना बोलते हैं। और यदि आपकी सोच ऐसी हो कि बाजार टूटने वाला है, कोरोना फैलने वाला है, अभी ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो शेयर मार्केट कई बार नीचे गिर जाता है। व्यवसाय ज़्यादा नहीं चलने वाला, ये सोच, ये स्पेकुलेशन, मंदी की जो स्पेकुलेशन है, मंदी की जो सोच है, जब ये हावी हो जाती है तब क्या होता है? बाजार टूटने लगता है। और हम क्या बोलते हैं कि बाजार में मंदड़ियाँ हावी हैं। और जब शेयर बाजार बढ़ता है तब हम क्या बोलते हैं? बाजार में तेजड़ियाँ हावी हैं। समझ गए? बिल और बुअर समझ गए? बुल और बियर समझ गए? शेयर बेचकर भैया जब हमारी तेजड़ियाँ होते हैं तो वो लाभ भी मिलता है, और जब हानि, मतलब शेयर बेचकर जब हानि होती है, ये कब होती है? जब मंदी का दौर चल रहा होता है। तो सब क्या सोचते हैं? अरे भैया 100 रुपये का शेयर है, कहीं टूट के 60 नहीं रह जाए, 90 रुपये में बेच दो, अभी तो 10 रुपये का घाटा हो रहा है। यही होता है ना? अरे भैया सब्जी की दुकान पर जाते हो तो सब्जी वाला क्या करता है? सब्जी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए, कल को तो उसकी कीमत भी नहीं मिलेगी, 2 रुपये 3 रुपये हानि में भी मिल रही है तो बेच दो। वही वाली बात इसमें अप्लाई होती है, ठीक है? अगला टर्म है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये क्या होती है? कंपनी शेयरों की बिक्री जारी करती है। किसको जारी करती है? आम जनता को जारी करती है, और आम जनता को पहली बार जारी करती है। ये भी क्लियर है? एक वर्ड आता है एट पार पे शेयर जारी किया या एट प्रीमियम पे जारी किया। सपोज करो मैंने 10 शेयर निकाले, क्या निकाले? 10 शेयर मार्केट में निकाले, जारी किए, समझ गए? और एक शेयर जो मेरा था वो था 100 रुपये का। कितने का था? 100 रुपये का था, समझ गए? यदि इसको क्या बोलते हैं, जो 100 रुपये उस पर लिखा हुआ रहता है, जो मैं आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूँ ना डिजिटल फॉर्म में, उस पर लिखा रहता है कि विकास जी ने एक शेयर 100 रुपये का निकाला है। उस शेयर पे जो 100 रुपये लिखे हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, मतलब कि शेयर की फेस पे लिखा हुआ है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। यदि शेयर, ये जो आईपीओ यदि मैंने निकाला, सपोज करो एट पार पे निकाला, मतलब कि फेस वैल्यू पे निकाला, 100 रुपये का था तो 100 रुपये पे निकाला, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? एट पार बोलूँगा, कि शेयर किस पे निकले? एट पार पे निकले। अच्छा ठीक है, यदि मेरी कंपनी तो बहुत बढ़िया है भैया, यही 10 शेयर मैंने पुणे निकाले, यही सिनारियो, 100 रुपये का एक शेयर था, ये मेरी क्या है? फेस वैल्यू है। क्या है? मेरे शेयर की फेस वैल्यू है। अच्छा, अब देखो क्या है, ये जब एड प्रीमियम पे जब निकाला जाता है, जब कंपनी को मालूम होता है कि साहब मेरी क्रेडिट, मेरी साख बहुत अच्छी है। जैसे विकास जी के समझ से कि यदि साख बहुत अच्छी, तो सब जानते हैं भैया ले लो, 100 की 110 में मिले तो भी ले लो। तो ये जो 110 में निकल रहा है ना शेयर, एक शेयर बाजार में कितने का बेच रहा हूँ मैं? 110 का, लेकिन फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये की। अच्छा, ये 110 में निकाल रहा हूँ मैं, इसका क्या लाभ होगा
कि निवेशक भी देखता है भैया एट पार पे निकाला है, एट प्रीमियम पे निकाला है, ये मेरी कॉन्फिडेंस को भी बताता है मार्केट में, समझ गए। एट प्रीमियम मेरी साख भी बताता है। तो जब मैंने 100 की फेस वैल्यू की जो है शेयर की 110 पे निकाली, 10 रुपये मैंने अधिक 10% अधिक पे निकाला प्रीमियम पे, तो इस प्रकार के शेयर को मैं क्या बोलूँगा, फेस वैल्यू पे मैंने शेयर निकाला, सॉरी एट प्रीमियम पे निकाला है। फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर शेयर जब जारी करता हूँ मैं, तो उसी को एट प्रीमियम पे शेयर निकालना बोलते हैं, समझ गए। एट प्रीमियम कभी भी आएगा अखबार में, आप समझ जाओगे ना। एट पार आएगा तो भी समझ जाओगे ना कि भैया कंपनी का शेयर, अभी देखो कल एक IPO था, आज वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब उसने 1 लाख रुपए मांगे थे तो उसको 1.5 लाख रुपए मिले हैं, कल अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको एट पार एट प्रीमियम भी समझ में आ जाएगा। ये आपको चारों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शेयर मार्केट है इसके मैं आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो मॉर्निंग में आपको पोस्ट कर दूंगा ऐप पर। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस आपको ऐप पर ही करने को मिलेंगे। कारण उसके पीछे ये है कि वहीं पर आप अपना आंसर देख लो, अपनी सुविधा के अनुसार उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। और किसी प्रश्न में आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर, ओहो मार्केटिंग 8619059759, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको शेयर कर लूँगा, ऐप भी शेयर कर लूँगा, लिंक भी शेयर कर लूँगा, समझ गए। अच्छा एक बात और ध्यान करो, मुझे आज बड़े जब वो धर्मेंद्र के मैसेज पे मैंने रिप्लाई किया कि भाई टेलीग्राम से वो डेली न्यूज़ का आप PDF ले लिया करो, तो कईयों के रिप्लाई आए कि सर टेलीग्राम लिंक कौन सा है आपका, मतलब काफ़ी समय से आप व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हो लेकिन आपके पास टेलीग्राम लिंक नहीं था। अपना टेलीग्राम लिंक है मेरे प्यारे दोस्तों, @PRATHAMRANK प्रथम रैंक, ये क्या है अपना टेलीग्राम लिंक है। वैसे देखो जो डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ ना अपने YouTube चैनल पे, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक रहता है टेलीग्राम का भी, और व्हाट्सएप नंबर भी होता है। ठीक है, आज यहीं पर विदा लेंगे, शुभ रात्रि। कल इसको भी कर लेना क्लास में, मतलब रिवीजन टेस्ट दे लेना ऐप पर, और उसके बाद कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लेना। चलिए धन्यवाद।